नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद सीके में। हम लोग पढ़ रहे थे गुहिल वंश। गुहिल वंश मैंने बताया था कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी। और हम लोग पढ़ रहे थे रावल समर सिंह जी को। समर सिंह जी के दो पुत्रों में से कुंभकर्ण, समर सिंह जी के दो पुत्र कुंभकर्ण कुंभकर्ण और रतन सिंह, इनके बारे में हमें पढ़ना था। कुंभकर्ण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की थी। कुंभकर्ण के बारे में सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है कि नेपाल में जाके किस वंश ने अपनी स्थापना की थी? गुहिल वंश ने की थी। गुहिल वंश के किस शासक ने की थी? तो कुंभकर्ण ने की थी। आज हमें पढ़ना है रतन सिंह जी को। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। इनका नाम आपने रावल रतन सेन भी पढ़ा होगा, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? रावल रतन सिंह पढ़ना है। रावल रतन सेन सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी के जो ग्रंथ था, उनका जो उपन्यास था पद्मावत, उसमें लिखा हुआ है। बाकी जगह इनका नाम आपको रावल रतन सिंह ही पढ़ने को आएगा। रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक। इनके समय में मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था। प्रथम शाका। देखते हैं शाका क्या होता है। देखिए शाका क्या है। शाका का मतलब है कि यहाँ पर एक तरफ तो क्या होता है, जो राज्य के या उस रियासत के जितने भी जेंट्स होते हैं, जो राजा होता है वहाँ का, वो पहनता है केसरिया। केसरिया साफा पहनते हैं, और केसरिया साफा पहनने का मतलब है युद्ध में उतर जाना। ये केसरिया साफा आदमी एक समय और भी पहनता है, विवाह के समय। बस दो ही समय में केसरिया साफा पहना जाता है, और दोनों ही समय में व्यक्ति युद्ध के मैदान में उतर ही जाता है। एक बार गृहस्थी के युद्ध में और दूसरी बार लड़ने के लिए अपने दुश्मनों से। ठीक, तो जेंट्स तो क्या पहनते हैं? केसरिया साफा पहनते हैं और युद्ध के मैदान में भिड़ जाते हैं। और जो नारियां होती हैं यहाँ की, यानी कि जो महिलाएं होती है, जो रानी होती है, वो अपने अंडर में जितने भी राजमहल की रानियां, पटरानियां या जो भी महिलाएं होती हैं, गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर वो सभी क्या करती है? जौहर करती है। जौहर करती है। ये कहलाता है शाका। यानी कि साका और शाका, ये दोनों ही शब्द आपको पढ़ने में आते हैं। कई जगह किताब में आप साका वर्ड पढ़ते हैं और कई जगह आप शाका वर्ड पढ़ते हैं। एक्चुअल वर्ड साका ही माना जाता है, शाका सही शब्द नहीं है। साका इज द करेक्ट वर्ड। जिसमें क्या होता है, घर के पुरुष जो होते हैं, राजमहल के पुरुष पहनते हैं केसरिया साफा और लड़ने चले जाते हैं, और महिलाएं करती है क्या? जौहर। जौहर। चित्तौड़ का ये पहला साका है जो रावल रतन सिंह जी के शासनकाल में होगा, चित्तौड़ का। लेकिन राजस्थान का पहला साका होगा 1301 रणथंबोर में। रणथंबोर। रणथंबोर में करवाएगा एके अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ में भी और वहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे कुछ और भी साके हैं। फिलहाल हम चित्तौड़ का साका पढ़ रहे हैं। ये मेवाड़ का पहला साका है। चित्तौड़ का साका, मेवाड़ का कह दूं या चित्तौड़ रियासत का पहला साका है, जो 1303 में होगा। 1302 में रावल रतन सिंह जी को राजपाट संभालना माना गया है, यानी कि राज्याभिषेक इनका हुआ माना गया है 1302 में। और 1303 में ही क्या होता है? साका होता है। रावल रतन सिंह जी केसरिया पहनते हैं, और रानी पद्मिनी अपनी दूसरी पटरानियों के साथ और महल की महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है। और एक तरह से रावल साका यहाँ पर, रावल जो शाखा है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे राणा शाका को। ठीक, क्या होता है 1303 में, क्यों इस तरह से जौहर होता है? अच्छा, एक चीज़ और, मैंने जो बताया कि 1301 में जो रणथंभौर वाला साका हुआ था, वो साखे में जौहर जल जौहर होता है। जल जौहर, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।
जब हम रणथंभौर के शासन को पढ़ेंगे, राणा हमीर के नेतृत्व में यहाँ केसरिया पहना जाता है और रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जल जौहर होता है। 1301 रणथंभौर का साका। और हम आज पढ़ेंगे मेवाड़ का प्रथम साका, जो होगा केसरिया यहाँ पे पहनेंगे कौन? रावल रतन सिंह। और जौहर कौन करेंगी? रानी पद्मावती। ये क्या करेंगी? यहाँ पे जौहर करेंगी। रतन सिंह के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे हम बोलेंगे एके। बार बार मैं अलाउद्दीन खिलजी नाम वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, मैं एके बोलूँगी। आप समझ जाइएगा कि मैं अलाउद्दीन की बात कर रही हूँ, ठीक। 1303 में, यानी कि 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के लिए प्रस्थान किया। चित्तौड़ की दुर्ग को वहाँ पे घेर लिया। तकरीबन 6 माह तक वो उस दुर्ग को घेरे रहे और बाद में 6-7 महीने के बाद अगस्त में वो क्या करते हैं? वहाँ पर हमला करते हैं चित्तौड़ के महल पे, चित्तौड़ के किले पे। इस बीच में वो वहाँ बस घेराबंदी कर लेते हैं और उस किले को चारों तरफ से घेर के बैठ जाता है, ये सोच के कि अंदर की तरफ से हमला होगा। लेकिन रावल रतन सिंह जी अंदर की तरफ से हमला नहीं करते हैं। आप इसे गलती कह दीजिए या कुछ और। जब 1301 में रणथंभौर का साका हुआ था, तब भी अलाउद्दीन ने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी कि ये क्या करता था? किलों को चारों तरफ से घेर लेता था और वेट करता था कि अगला हमला करे, अगला हमला करे। अगला हमला करता नहीं था, क्योंकि राजपूतों का ये नियम था कि जब तक कोई मारेगा नहीं, हम भी उसे क्या नहीं करेंगे? क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो ये किले के अंदर बैठे रहते थे। अब बैठे बैठे ये बाहर एके ने घेरा डाल के रखा है, यानी कि बाहर से किसी को वो अंदर नहीं आने दे रहा और अंदर से वो किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा। वो एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करना चाहता है कि अंदर से कोई ना कोई या तो संधि के लिए बुला दे या हमले के लिए बुला दे, जो भी हो उसका काम हो जाए। इसलिए वो इस तरह की रणनीति तैयार करता है। फाइनली हमला होता है। इस बीच में ये तो क्या करता है? अपनी सेनाएं बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, अपनी जितना भी रसद है, सामान है, सारा बढ़ाता है। लेकिन अंदर, किले के अंदर जो बैठा है, उसके पास बाहर से आने के लिए कोई भी सोर्स क्या नहीं है? बाहर से आने का कोई भी सोर्स नहीं है, यानी कि उसे बाहर की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पाती है। और ये अपना घेरा कंटिन्यू बढ़ाए रखता है। फिर 6-7 महीने के बाद जब इस पावरफुल हो जाता है, इसको लग जाता है कि हाँ अब तो बस हो सकता है आराम से, तब ये हमला बोलता है और सुनिश्चित हो जाती है एक तरह से जीत। क्योंकि अंदर की तरफ से जितने भी सैनिक हैं जो ऑलरेडी थे वही हैं, ना तो उन्होंने बाहर से कोई गोला बारूद मंगाए हैं, ना कोई उन्होंने अस्त्र शस्त्र मंगाए हैं, और ना ही किसी को वो अपनी सहायता के लिए बुला पाए हैं। ये एक स्ट्रेटजी थी अलाउद्दीन खिलजी की, जो अपने हर युद्ध में इस्तेमाल करता था। और एक तरह से राजपूतों को पता ही था कि स्ट्रेटजी ये है। लेकिन 1301 में जो साका हुआ, उसके बावजूद भी 1303 में ये जो साका हुआ, उसमें सेम स्ट्रेटजी यूज़ हुई। लेकिन फिर भी रावल रतन सिंह जी ने ना जाने क्यों अंदर से पहला हमला नहीं किया। इंतज़ार किया, इंतज़ार किया, और फाइनली एके ने हमला किया और साका हो गया, यानी कि जौहर भी हुआ और केसरिया भी पहना गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग। चित्तौड़ दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया। नदियों का नाम ध्यान रखेंगे, बेड़च और गंभीरी नदी पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान में रखना आपके लिए ज़रूरी है। एके का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। उसी के ग्रंथ से, या ग्रंथ नहीं कह दूँ मैं, उसी की ऐतिहासिक पुस्तक से, जिसका नाम है खजाइन उल फतूह, इस पुस्तक से ही हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। 8 महीने के घेराव के बाद 26 अगस्त को ये युद्ध हुआ, जिसमें रावल से रतन सिंह जी हार गए और किले पे किसका अधिकार हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का। इन दोनों के नाम कई बार पूछे गए हैं, गौरा और बादल, चाचा भतीजा थे, काका भतीजा थे। ऐसे नामों की जोड़ियां आप आगे भी पढ़ेंगे। जैता कुंपा के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीडम फाइटर्स में प्रताप सिंह जी और जोरावर बारहट के बारे में पढ़ेंगे। ये काका भतीजा की जोड़ियां आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगी, गौरा और बादल। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया तो उसने अपने पुत्र खिज्र खां, उसी को ये किला सौंप दिया था। 1303 की बात है, ठीक है। और उसका नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। 1303 से लेके 1313 तक खिज्र खां के पास ही ये किला रहेगा। उसके बाद वो ये किला किसको दे देगा? मालदेव मुछाला को दे देगा। आगे पढ़ेंगे हम, चलते हैं आगे। युद्ध का परिणाम ये हुआ, राजस्थान का, द्वितीय नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रथम साका है, ठीक है ना, ये प्रथम है, द्वितीय हम
बाद में पढ़ेंगे, अभी विक्रमादित्य के टाइम में पढ़ेंगे। तकरीबन 1534 में हम दूसरा साका पढ़ेंगे। ये आपका प्रथम साका है और तीसरा साका अकबर के टाइम पीरियड का होगा। तो ये प्रथम साका है कहाँ का? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। अच्छा एक मिनट, यहाँ गलती हो रही है, राजस्थान का द्वितीय साका सही है, सॉरी। चित्तौड़ का तो क्या है? प्रथम साका है, प्रथम। और राजस्थान का क्या है? द्वितीय साका है, ठीक है, द्वितीय शाखा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पद्मावत की। देखो, पद्मावत एक उपन्यास था, यानी कि एक कहानी थी। आप फिल्म की स्टोरी पर नहीं जाएंगे और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अपने क्वेश्चन आंसर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आरपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो किसी उपन्यास के बेस पे नहीं पूछता है, वो तो इतिहास के बेस पे पूछता है। और इतिहास में कहीं भी पद्मावती वाला जिक्र नहीं किया गया है। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में, एक ही क्वेश्चन बनता है कि पद्मावत किसने लिखी थी और कब लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी और 1540 में लिखी थी, बस। बाकी इस पुस्तक से रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये उपन्यास मात्र है, यानी कि एक तरह से कहानी मात्र है। और आप खुद भी सोचो, जो साका 1303 में हुआ, 1302 में रावल रतन सिंह जी की शादी हुई। अब खुद सोचो, सिर्फ इस एक टाइम पीरियड में, इस एक साल में क्या ऐसा हुआ होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी को 200 सालों बाद भी इसकी पूरी की पूरी डिटेल मिली होगी। ऑब्वियस है, उसने जो कुछ लिखा इधर उधर से सुन सुना के लिखा। तो कहीं से भी कोई भी इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत को कथाओं के अलावा कुछ भी नहीं मानते हैं, यानी कि ये कोरी कथा है, ये माना जाता है। तो आप प्लीज़ इस फिल्म को या इस कहानी को यहाँ अप्लाई ना करें, उसका कोई भी लॉजिक यहाँ ना डालें, ना राघव चेतन वाला, ना ही कुछ और, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है। हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं है। पद्मावती के लिए ये हमला नहीं हुआ था। मैंने आपसे बताया था कि समर सिंह, यानी कि रावल रतन सिंह जी के पिताजी समर सिंह ने जब अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी, एके की जो सेना थी, वो गुजरात जा रही थी राजस्थान के रास्ते, तो यहाँ पर उनसे कर वसूली की थी। उल्गू खां नाम का बंदा था, मैंने आपको नाम भी बताया था, एके का छोटा भाई था, उससे कर वसूली की थी। बस इसी बात का रोष था किसको? एके को। और दूसरी अपनी सत्ता बढ़ाने का तो उसको था ही वैसे, कि हाँ मैं जैसे तैसे अपनी सत्ता बढ़ाऊं। तो ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ सामरिक रूप से हुआ है। सिर्फ ये कह दो कि आप उसकी इच्छाओं का एक परिणाम है, एक एक की इच्छाओं का। इसमें कहीं भी रानी पद्मिनी का कोई भी जिक्र इतिहासकार नहीं करते हैं, सिवाय मलिक मोहम्मद जायसी को छोड़कर। इसलिए आप भी कृपया करके फिल्म की स्टोरी को इसमें नहीं डालिएगा। आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक उपन्यास लिखा था, उपन्यास का नाम था पद्मावत, और वो लिखा गया था 1540 में। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं रखना है। पद्मिनी के नाम पर, सॉरी, रानी पद्मिनी के नाम पर आपको इतना ही याद रखना है कि 1303 में जो साका हुआ था, उस साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया था? रानी पद्मावती ने किया था, या पद्मिनी ने किया था, दोनों ही नाम इन्हीं के हैं, दोनों नामों से उन्हें बुलाया गया है, ठीक। वैसे पद्मावती नाम इस पुस्तक में मिला है आपको, पद्मिनी नाम आपको इतिहासकार देते हैं, ठीक। मैंने आपसे कहा था कि 1303 से लेके 1313 तक, 1303 से 13 तक खिज्र खान ने यहाँ पर शासन किया था, यानी कि इसको संभाला था। और 13 में किसको दे दिया था? चौहान मालदेव को, जिन्हें मालदेव मुछाला के नाम से भी जाना जाता है। मालदेव मुछाला, क्वेश्चन में जब भी आता है नाम इस तरह से लिखा जाता है, मुछाला, इनको मुछाला कहा गया है। एक मालदेव और आप और भी पढ़ेंगे मारवाड़ के शासकों में, वो मालदेव अलग हैं, वो राव मालदेव हैं, और ये चौहान शासक हैं मालदेव मुछाला। ये था आपका 1303 का साका, ठीक। क्या याद रखना है आपको? साका वर्ड याद रखना है। साका में होता क्या है? केसरिया और जौहर होता है। केसरिया किया था रावल रतन सिंह जी ने और जौहर किया था रानी पद्मिनी ने। उसके अलावा गोरा और बादल यहाँ पर क्या हुए थे? शहीद हुए थे, गोरा और बादल। और क्या याद रखना है आपको कि इसका कार्यभार, यानी कि ये शासन किसको सौंप दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने? अपने बेटे खिज्र खां को, खिज्र खां को। और नाम क्या कर दिया था बाद में जब इसको ले लिया था? तो इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? खिज्र का चित्तौड़गढ़ के किले का जो है नाम खिजराबाद कर दिया था।
ये बातें आपको स्पेशल रूप से याद रखनी है। खिज्र को दिया और खिजराबाद नाम रखा किसका? चित्तौड़गढ़ का। और 1313 में खिज्र खां ने ये किसको दे दिया? चौहान मालदेव यानी कि मालदेव मुछाना को दे दिया। ठीक, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे राणा हमीर को। राणा हमीर, ठीक है। और ये सिसोद वंश की नींव डालेंगे। सिसोद वंश यही गुहिल की ही एक शाखा है। मैं आपको बता चुकी हूँ, सिसोदा गांव में जाने के कारण सिसोदिया वंश कहलाया था ये। और अब हम जो राजा पढ़ेंगे यहाँ के मेवाड़ के, वो अपने नाम के आगे क्या यूज़ करेंगे? राणा। अभी तक हम रावल शाखा को पढ़ रहे थे एक तरह से, यानी कि रावल जो इनका टाइटल दिया गया था उसको पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? राणा पढ़ेंगे, राणा हमीर को। 1326 इसी मालदेव को हराकर राणा हमीर क्या करेंगे? वापस अपने वंश की यहाँ पर स्थापना कर देंगे। ठीक, चलो ओके, तब तक खुद का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।